एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अगस्टन एज को, जिसको एज ऑफ पॉप भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अब एज ऑफ सेंसिबिलिटी इस एज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रीजन, सेंसिबल व्यूज, ओरिजिनल जीनियस कंट्रोल करे थे लिटरेचर को। ठीक है, मतलब लिटरेचर के अंदर सेंसिबल व्यूज की बात की जा रही थी, रीजन की बात की जा रही थी। इसी बेस पे इस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। मतलब लोग क्लासिकल स्पिरिट के अब ब्लाइंडली फॉलोअर नहीं रहे थे। क्लियर? अब एज ऑफ जॉनसन क्यों कहा जाता है इस एज को? क्योंकि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे वो इस पीरियड में डोमिनेंट थे। जैसे कि प्रीवियस एज में हमने देखा अलेक्जेंडर पॉप डोमिनेंट थे, बिल्कुल वैसे ही सैमुअल जॉनसन ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर भी कंट्रीब्यूशन दिया, प्रोज में भी दिया, पोइट्री में भी दिया। मतलब इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हर यानरा की फील्ड के अंदर। दैट इज वाई दिस एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ जॉनसन। फर्दर इसी टाइम पीरियड को यानी कि लेटर हाफ को हम लोग एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? शिफ्ट आना, चेंज आना। जो क्लासिकल स्पिरिट था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वो रोमांटिक स्पिरिट की तरफ शिफ्ट होने लग पड़ा। आप देखेंगे मोस्टली जो इसमें राइटर्स हैं इस एज के अंदर, उनमें हम लोग को रोमांटिक के जो भी फीचर्स हैं वो नज़र आएंगे। जैसे कि विलियम ब्लेक है, उन्होंने भी इस टाइम के राइटिंग शुरू कर दी थी। और भी कुछ पोइट्स हैं जिन्होंने इस टाइम पे आके ऐसी राइटिंग शुरू की जो कि रोमांटिक रिवाइवल का एक कॉज बना। ठीक है, दैट इज वाई दिस एज इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ट्रांजिशन। एंड फर्दर इसको प्री रोमांटिक एज भी कहा जाता है, कि रोमांटिसिज्म से पहले वाली एज, जहाँ पे हम लोग को जो रोमांटिसिज्म के ट्रेसेस थे वो अपेयर होना शुरू हो गए थे, नजर आना शुरू हो गए थे। क्लियर? और ये एज खत्म कब होती है? जब हमारे पास फर्स्ट एडिशन आता है लिरिकल बैलेड्स का, जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, तब ये हमारे पास एज खत्म हो जाती है। और ये एज स्टार्ट कब होती है? जब हमारे पास अलेक्जेंडर पॉप, जो कि एक डोमिनेंट राइटर रहे हैं, उनकी डेथ हुई यानी कि 1745 में, तब हमारी एज ऑफ जॉनसन स्टार्ट हो जाती है। और लिरिकल बैलेड की पब्लिकेशन जो कि 1798 में होती है, उसकी पब्लिकेशन के साथ ही ये एज भी ख़त्म हो जाती है। और जब लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन होती है तो हमारे पास जो एज स्टार्ट होती है वो एज है रोमांटिक एज। अब इस एज के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? किन फीचर्स ने इम्पैक्ट किया लिटरेचर को इस टाइम पीरियड में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेम्स वाट, उन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था 1769 में इस एज में। जॉन के ने फ्लाइंग शटल इन्वेंट किया 1733 में। फर्दर 1764 में हार्ग्यूवर्स ने स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया था। ये सब चीज़ें मिलके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कॉज बनी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट कंसीडर किया जाता है हिस्ट्री के अंदर। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी ना, वो 1760 को स्टार्ट हुई थी, 1840 तक ये चली थी। ठीक है, मतलब ये इसका टाइम स्पैन है। ये स्टीम इंजन का बनना, स्पिनिंग जेनी का बनना, फ्लाइंग शटल का बनना, ये सब कुछ भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर ही हो रहा है, उसी की कॉज बन रही है। ये बेसिकली ट्रांजिशन थी फ्रॉम क्रिएटिंग गुड्स बाय हैंड टू यूजिंग मशीनरी, कि जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं उनको हाथ से बनाना छोड़ के मशीन का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों का बनाना। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई तो साथ ही साथ इंडस्ट्रियल टाउन्स भी अपेयर होना शुरू हो गए। अब ना सिर्फ रेवोल्यूशन टाउन्स में आ रही थी, इंडस्ट्रीज में आ रही थी, बल्कि साथ ही साथ जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन थी उनमें भी रेवोल्यूशन आ रही थी। एंड फर्दर ब्रिटिश, उन्होंने अपनी एम्पायर इंडिया के अंदर 1757 में फाउंड की और देन लॉस्ट इट्स अमेरिकन कॉलोनी इन 1776। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। फर्दर फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो कि 1789 में स्टार्ट हुई थी, 1799 तक ये चली थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन एक मेजर कॉज है रोमांटिक रिवाइवल का भी,
यानी जो हमने नेक्स्ट एज देखनी है ना रोमांटिसिज्म की, वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बेस पे रोमांटिसिज्म हमारे पास सामने आई थी। ये हम आगे जब पढ़ेंगे रोमांटिक एज तो उसमें इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एनी हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में स्टार्ट हुई थी एंड टिल कंटिन्यूड 1799। वोलेटायर थे हमारे पास, रूसो थे हमारे पास, इन्होंने इंडिविजुअलिज्म की बात करना शुरू कर दी और लोगों को फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए मोटिवेट करना शुरू कर दिया, लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर दिया कि रेवोल्यूशन लेकर आए, फ्रीडम की बात करें, वो अपनी इक्वालिटी की बात करें। लुइस 25 था जो कि फ्रांस के अंदर था। इसके जो रूलरशिप था, रूलरशिप के टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे बहुत सी सोशल इनइक्वालिटीज हुई थी सोसाइटी के अंदर लोगों के दरमियान में। जो बादशाह थे, जो बादशाह के लाइक इक्वल रैंक के लोग थे, या उसके जो नोबिलिटीज थे, जो उसके साथ रहने वाले लोग थे, वो सब तो लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो कॉमन पीपल थे उन सबको कोई भी किस्म की सहूलत मैसर नहीं थी, मतलब उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं। इवन कोई टैक्स होता था वो भी उनको पे करना पड़ रहा था। तो जो कंट्री के लॉ थे वो हर क्लासेस के लिए इक्वल नहीं थे। गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और अमीर अमीर से अमीर तर होते जा रहे थे। तो यानी कि सोशल इनजस्टिस चल रहा था हर जगह। और इस सोशल इनजस्टिस की बेस पे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई फ्रांस के अंदर। और उनका स्लोगन था, यानी कि नारा था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है। अब जो किंग था और जो क्वीन थी इस टाइम पीरियड पे, उनको लोगों ने उनके तख्त से बिल्कुल उल्टा दिया, यानी कि दे वर ओवरथ्रोन बाय द कॉमन पीपल। और फिर इस रेवोल्यूशन का लोगों की जिंदगियों के ऊपर और लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ था। क्लियर? तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा सा ओवरव्यू। अब डॉक्टर जॉनसन, उनको अपना फेमस लिटरेरी क्लब भी इस टाइम पे मिला, जिस लिटरेरी क्लब में बैठ के अपने लिटरेरी प्रोडक्शन किया करते थे, राइटिंग किया करते थे। और उसके मेंबर थे बोर्क, पिट, फॉक्स, गिबन, गोल्डस्मिथ और कुछ और ग्रेटेस्ट पर्सन थे उस टाइम पीरियड के। और इनके जो लिटरेरी क्लब था उसका नाम था जॉनसन्स लिटरेरी क्लब। क्लियर? एंड देन इसके अंदर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट आई इंडस्ट्री में भी और कॉमर्स में भी। पॉलिटिकल पार्टीज का और डेमोक्रेसी का राइज हुआ, जिस बेस पे प्रॉब्लम्स भी हुई काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में। और एक चेंज था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एंड देन मिडिल क्लास के अंदर जो लिटरेट थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर इजाफा होने लग पड़ा। और रेंज ऑफ रीडिंग पब्लिक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी। ये कुछ फैक्टर्स थे। इसी के साथ साथ हम जब देखते हैं फिर लिटरेचर में क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि जो रेस्टोरेशन एज का स्पिरिट था कंप्लीटली खत्म। पोएटिक टेस्ट के अंदर और टेक्निक्स के अंदर ग्रेजुअल चेंज आ जाता है इस टाइम में। हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्ड्स जो कि यूज़ की जा रही थी पहले, उनमें भी डिक्लाइन आ गया। और बैलेट का और लिरिकल रिवाइव का यहाँ पे यूज़ किया गया, मतलब लिरिक्स का यूज़ किया जाने लग पड़ा और बैलेट का यूज़ किया जाने लग पड़ा। पिंडारिक और नज़र आ गई हम लोगों को इस टाइम पीरियड पे। फर्दर इंटेलेक्चुअल प्रोज राइटिंग जो थी वो फ्लोरिश्ड हो गई। देन नॉवल जो थे उसने एक डेफिनेट शेप ले ली थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, नॉवल हमारे पास लिटरेरी सीन के अंदर एक डोमिनेंट पोजीशन पे आ गए, यानी कि राइज ऑफ नॉवल हुआ इस टाइम पीरियड पे। पोइट्री अपना फोकस जो है इंटेंसली सोशल इश्यूज से मेलेंकली, आइसोलेशन एंड रिफ्लेक्शन की तरफ शिफ्ट हो गई। यानी कि वही फीचर जो कि रोमांटिक एज के अंदर हम पोइट्री में देखते हैं कि मेलेंकली भी है, आइसोलेशन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, एंड देन इमोशंस, फीलिंग्स, सारा कुछ बात की जा रही है। हमें यही कुछ इसमें नजर आता है, यानी कि मेलेंकली, आइसोलेशन एंड रिफ्लेक्शन आर द रिमार्केबल फीचर ऑफ द पोइट्री इन दिस एज। फिर जो रोमांटिसिज्म के फीचर थे वो भी इस एज में ही आके फ्लोरिश होना शुरू हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास नेक्स्ट एज आई विच इज़ ऑल्सो नोन एज रोमांटिक एज। ठीक है, क्योंकि ये एज प्री रोमांटिक एज थी। यहाँ पे हमारे पास जो भी रोमांटिसिज्म के ट्रेसेस थे वो नज़र आने लग पड़े थे। और इसके अलावा जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसको एक सॉलिड ग्राउंड मिल गया। एंड देन ये
टाइम पीरियड में जो इम्पोर्टेंट राइटर्स रहे हैं, सैमुअल रिचर्डसन हैं, हेनरी फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है हमारे पास ये, एंड देन हमारे पास डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, थॉमस ग्रे है, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडमंड बर्ग, एडवर्ड गिवन। ये इम्पोर्टेंट नेम है इस टाइम पीरियड के। इम्पोर्टेंट वर्क्स में हमारे पास टॉम जोन्स है, एमिलिया है, डिक्शनरी है, और द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स इसमें प्रोड्यूस हुए हैं। दे ऑल वर बेस्ड ऑन रीजन, सेंसिबिलिटी, एंड नॉट ऑल, सबके सब नहीं, कुछ यहाँ पे थे जो कि रोमांटिक स्पिरिट पे बेस कर रहे थे। क्लियर? और मेजर हैपनिंग कौन सी रही इस टाइम पीरियड में? फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दे बोथ वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस एरा। क्लियर? तो ये हमारे कुछ सेलियंट फीचर्स थे एज ऑफ सेंसिबिलिटी के, लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के। आई होप कि आपको ये फीचर्स क्लियर हो चुके होंगे, मेरे कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस एज के जो पोइट्स हैं, जो पोइट्री है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कौन कौन से पोइट्स डोमिनेंट रहे हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर, उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो प्रोज के ऊपर होगा। तो वीडियो हमारी यहाँ पे हुई कंप्लीट। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियन भी शेयर करिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।